सीएसटी भी रहा, उसको आज तक हटाया है। माने इतने झूठखोर प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं कि संसद में वायदा करें, लोगों से वायदा करें, फिर टैक्स कानून वापस न लें। माने सरकार की हालत है नए नए टैक्स लगाना, नए नए टैक्स लगाना, टैक्स एक भी वापस नहीं लेना। और टैक्स ज्यादा से ज्यादा जब लगता है किसी देश में, उसका एक ही दुष्परिणाम होता है, जिस समाज पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होता है वो समाज की वास्तविक आमदनी कम से कम होती है, रियल इनकम जिसको हम कहते हैं। अगर टैक्स ज्यादा होगा तो रियल इनकम कम होगी। कैसे होगी? आप जितनी कमाई कर रहे हैं वो आपकी जेब में नहीं रहेगी, टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाएगी। और सरकार हमारे लिए गए टैक्स के पैसे से न कभी मंदिर बनाती है, न कभी धर्मशालाएं बनाती है, न कभी पानी की व्यवस्था करती है, न भारत के गरीब लोगों की कोई मदद करती है। वो टैक्स का पैसा जो हम देते जाते हैं, देते जाते हैं, उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता है? विदेशी कर्जे का ब्याज भरने में, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेकर और जो चतुर्थ क्लास कर्मचारी है, कारकुन, उसकी पगार भरने। हमारे भारत देश में ब्याज का खर्च इतना ज्यादा हो गया, हर साल 1.5 से पौने 2 लाख कोटि रुपए का हम ब्याज भरते हैं। ऊपर से राष्ट्रपति से लेकर और नीचे चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक को पगार का जो खर्चा है, आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 25 कोटि रुपए। जब ये राष्ट्रपति बैचलर है, ब्रह्मचारी है, अकेला है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो 25 कोटि रुपए साल का खर्चा। जो कभी लालू यादव देश का राष्ट्रपति बना तो आप जानते हैं लालू यादव बैचलर नहीं है और उसके घर में पूरी क्रिकेट टीम 11 लोग हैं, पति पत्नी 2 और 9 बच्चे। राबड़ी देवी भला हो उसका, 9 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी हैं, और साली साले अगर सब मिला दिए जाए तो पूरा कुनबा 56 लोग हैं महाराज जी उस परिवार। ये कभी अगर राष्ट्रपति बन के पहुंच गया गलती से, क्योंकि रेल मंत्री तक तो हो गया है, राष्ट्रपति भी होने की शक्यता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक अद्भुत देश है। जो आदमी किसी स्कूल का चपरासी नहीं हो सकता, वो इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है। जो आदमी इस देश में दुकान नहीं चला सकता, वो इस देश में वाणिज्य मंत्री हो सकता है। जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं मालूम, वो वित्त मंत्री हो सकता है, और जिसको शिक्षा का एबीसीडी नहीं मालूम, वो शिक्षा मंत्री हो सकता है, और जिसको कुछ नहीं मालूम, वो प्रधानमंत्री हो सकता है। हमारे देश का विचित्र नहीं। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी पर शासन करे, वो समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। जब अज्ञानी लोग ज्ञानियों पर शासन करेंगे, देश ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है। आज तो दुर्भाग्य है कि भारत के राष्ट्रपति बैचलर हैं। अगर जो कभी शादीशुदा व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ तो ये 25 कोटि का खर्चा कहां जाएगा? उपराष्ट्रपति का साल का खर्चा 22 कोटि है, प्रधानमंत्री का साल का खर्चा 20 कोटि है, उप प्रधानमंत्री का 18 कोटि है, पूरे मंत्रिमंडल का साल का खर्चा 350 करोड़ है। 28 अब तो 30 राज्य हैं, हर एक मुख्यमंत्री और उसके साथ मंत्रियों का खर्चा, एक दिन मैंने पूरा जोड़ा, 77,000 कोटि रुपए। इस देश की सीमा की रक्षा करने वाली जो आर्मी है, उसका खर्चा भारत के हरामखोर नेताओं के खर्चे से कम है। हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, आर्मी में काम करते हैं, उनका एक साल का खर्चा भारत के भ्रष्टाचारी नेताओं के खर्चे से कम है। ये स्थिति इस देश में। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं वो आपके टैक्स के पैसे से होते हैं। फिर इसके ऊपर भ्रष्टाचार अलग होता है महाराज जी। ये तो पगार का खर्चा है, ऊपर से भ्रष्टाचार के बारे में अब सरकार का ही एक कमीशन कहता है, मैं नहीं कहता, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलता है कि हर साल भारत में 80 से 85,000 कोटि रुपए का घोटाला होता है। हर साल इससे कम नहीं होता। और अगर कभी कभी कोई साल तो विचित्र निकल आता है, जिस दिन घोटाला और महाघोटाला, जैसे पिछले साल एक घोटाला हुआ, अब्दुल करीम तेल की घोटाला, 35,000 कोटि का घोटाला एक ही आदमी कर दिया। एक जमाने में बोफोर्स घोटाला हुआ था महाराज जी, 170 कोटि रुपए का, आज 35,000 कोटि रुपए का करीब तेल की घोटाला हो चुका।
तो ये घोटालों में 80-85 हजार कोटी अलग खर्च होता है, पगार में 77,000 कोटी खर्च होता है, 1.5-2 लाख कोटी ब्याज में जाता है, इतना ही पैसा हमारे देश के नेताओं के ऊपर खर्च होता है। फिर इसके बाद हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवल फोर्स के ऊपर कुल खर्चा होता है, तो सरकार की पूरी आमदनी इसी में चली जाती है। फिर विकास का छोटा सा भी काम करते हैं तो नया कर्ज लेते हैं और फिर कर्जे के चक्कर में फंसते हैं। अब मैं मूल विषय पे आता हूं, ये तो हुई भूमिका। अब जो कर्ज देने वाले देश हैं वो हम पर नई नई शर्तें लगाते जाते हैं। एक शर्त लगा दिया रुपए की कीमत गिराओ, अब दूसरी शर्त लगा दिया गेट करार साइन करो, WTO एग्रीमेंट साइन करो, विश्व व्यापार संगठन समझौते को मानो, तुम्हारे हित के विरुद्ध है तो भी मानो। और हमारी सरकार ने इसी कर्जे के चक्कर में 1994 के साल में 15 दिसंबर को एक गेट करार साइन कर दिया, WTO एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसकी शर्तें हैं लगभग 2000। गेट करार में, WTO एग्रीमेंट में 2000 शर्तें हैं, 2000 से थोड़ी ज्यादा है, कम नहीं। और उन 2000 शर्तों के लिए 28 अध्याय उसमें बने हुए हैं, 28 चैप्टर है। कुछ चैप्टर के नाम उसमें दिए हुए हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये एक है, उसमें 56 शर्तें हैं। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल वो एक चैप्टर है, उसमें 65 शर्तें हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एक चैप्टर है, उसमें 78 शर्तें हैं। ऐसे 28 अध्याय हैं, कुल 2000 शर्तें हैं। उन्हीं में से महाराज जी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि गेट करार साइन करने वाले देशों में जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा, बहुतांश माने ज्यादा से ज्यादा देशों में जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा वही दूसरे देशों को भी लागू करना पड़ेगा। ये उसमें एक शर्त है। अब देखिए, गेट करार सही किए हुए देश हैं लगभग 123, 124, एक और भी है 124। 124 देशों में जो ज्यादा से ज्यादा देशों में टैक्स का स्ट्रक्चर होगा वही भारत को भी लागू पड़ेगा। तो ये जो देशों ने गेट करार सही किया है उसमें से एक देश को छोड़कर, एक देश माने अमेरिका को छोड़कर सभी देशों में वैल्यू एडेड टैक्स है, तो भारत को भी यही टैक्स लागू करना पड़ेगा। ये है उसकी शर्त। अब गेट करार सही हमने किया 15 दिसंबर 94 को, उसके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2005, और भारत सरकार ने घोषणा किया कि 1 अप्रैल 2005 से हम वैट को लाएंगे। माने गेट करार की शर्त को पालन करने के लिए भारत सरकार एक नया कानून लाई है जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का कानून बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक समिति की स्थापना किया। उस समिति का अध्यक्ष बनाया असीम दास गुप्ता, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने एक बार उनको एक लेटर भेजा था, खत भेजा था कि आप ये जो वैट का कानून ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं? हमने कभी बोला नहीं, भारत की प्रजा ने कभी मांग नहीं किया कि हमारे ऊपर वैट लाओ। भारत के व्यापारी और उद्योगपतियों ने कभी मांग नहीं किया कि हमारे ऊपर वैट लाओ। भारत के शेतकरी बांधवों ने, खेडूतों ने कभी मांग नहीं किया हमारे ऊपर वैट लाओ। भारत की प्रजा मांग करती नहीं है, व्यापारी उद्योगपति मांग करते नहीं है, तो फिर आप लाते किसके लिए? तो कहने लगा हम WTO की कंडीशन पूरी करने के लिए वैट ला रहे हैं। तो ये WTO की कंडीशन में वैट है, इसलिए सरकार लाई है। अब मैंने एक बार असीम दास गुप्ता को एक पलट प्रश्न किया जिसका आज तक उत्तर नहीं दिया कि ठीक है WTO की कंडीशन है तो भारत को वैट लाना है, अमेरिका को क्यों नहीं लाना? अमेरिका ने भी WTO साइन किया है, अमेरिका भी विश्व व्यापार संगठन समझौते का सदस्य है, तो अमेरिका तो वैट लाता नहीं है, आप क्यों वैट ला रहे? इसका आज तक उत्तर नहीं है। मैंने इसका उत्तर जानने की कोशिश की कि अमेरिका नाम के देश ने वैट क्यों नहीं लाया आज तक, क्योंकि अमेरिका तो बहुत प्रोग्रेसिव देश है ना, बहुत मॉडर्न देश है, बहुत आधुनिक देश है, बहुत प्रगतिशील देश है, बहुत तेजी से तरक्की पसंद देश है। अगर इतना तरक्की पसंद देश है, इतना प्रगतिशील है, इतना तेजी से आगे बढ़ने वाला है, तो वो वैल्यू एडेड टैक्स क्यों नहीं लाया अपने देश में अभी तक? ये जानने की जब मैंने कोशिश की तो मुझे माहिती मिली कि अमेरिका की संसद में पिछले 20 साल से बहस हो रही है, लेकिन वैट का कानून लागू नहीं हो रहा। बहस हो रही है, कानून लागू नहीं हो रहा। कारण क्या है? अमेरिका में 2 राजकीय पक्ष हैं, एक रिपब्लिकन
एक